हाय गाइस, दिस इज आशुतोष याज्ञिक एंड वेलकम टू द चैनल परिवर्तन विद आशुतोष। आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेवलपमेंट की दूसरी थ्योरी जिसका नाम है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, इसे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है, अर्थात साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, देखिए इस जो थ्योरी में है आपके लिए इंपॉर्टेंट, हम दो तरह से इसको पढ़ेंगे, एक ए पार्ट। देखिए यार, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका बेसिक के जो सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड ने क्या किया कि जो इनकी काफ़ी आलोचनाएं हुई, बाद में अन्य मनोवैज्ञानिकों ने इनकी काफ़ी आलोचनाएं की। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पूरे जीवन, देखो मैंने बताया था आपको, पूरे जीवन की पूरी अवस्थाओं को बांटा है सिर्फ और सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ने, उसका नाम था एरिक एरिक्सन। देखो सबने अपने अपने अनुसार कम एज तक बांटा है, इन्होंने भी देखो सिर्फ 5 अवस्था में बांटा है, अर्थात 12 से लेके मतलब जन्म से लेके 18 वर्ष तक खत्म कर दिया। इन्होंने भी 18 वर्ष तक ही बांटा है। तो यार इनकी आलोचनाएं हुई कि इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी थी वो दी थी सेक्सुअल अर्ज पे, सेक्सुअल अर्थात लिंग पे आधारित उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जो व्यक्ति की सेक्सुअल अर्जेज होती हैं, अर्थात जो आप समझ सकते हैं सेक्सुअल अर्ज से संबंधित जो चीजें होती हैं, जो एनर्जी होती है, उस पे आधारित इन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि जो अलग अलग एज में व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से लेकर 1 तक, फिर 1 से 3 वर्ष तक, फिर 3 से 6 वर्ष होता है, और आगे आगे जैसे पहुंचता है तो जो उसकी सेक्सुअल एनर्जी होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, वो कैसे इंक्रीज और कैसे डाउन करती है, और उनका उस व्यक्ति पर, उस मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। ओके, इन्होंने सेक्सुअल अर्ज लिखा या सेक्सुअल एनर्जी। देखिए इतना तो हिंदी में आप, इतना तो इंग्लिश में जानते होंगे, और डायरेक्ट इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हिंदी लिखना उचित नहीं है। हिंदी में आप वैसे भी नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा लिंग ऊर्जा ऐसे टाइप के कुछ वर्ड, वो आपको नहीं आएंगे समझ में। तो यार सिगमंड फ्रायड की आलोचना की गई बड़े बाद में मनोवैज्ञानिकों द्वारा और बहुत से व्यक्तियों द्वारा, लेकिन थ्योरी है आपके सिलेबस में, तो आपको पढ़ने के लिए है जरूरी। देखिए सबसे पहले हम आते हैं, सिगमंड फ्रायड ने क्या किया कि सिगमंड फ्रायड ने दिया मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने दिया सबसे पहले एक वर्ड लिबिडो, ये लिखा है लिबिडो। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए लिबिडो वर्ड किसने दिया था, लिबिडो वर्ड का अर्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि जो लिबिडो वर्ड है वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। और लिबिडो का अर्थ होता है सेक्सुअल एनर्जी या सेक्सुअल अर्ज, जो हमें करती है किसी कार्य के लिए प्रेरित, चाहे फिर वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो टॉयलेट के लिए उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो सेक्सुअल अर्जेस में आएंगी, चाहे फिर जो एडोलेसेंस में हमें जो परिवर्तन दिखने लगते हैं हमारी सेक्सुअल चीजों में, जो इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट आते हैं, वो सारी दिखेंगी। वो सारी चीजें जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती हैं, वो उन सब चीजों को कहा जाता है लिबिडो। लिबिडो होता है जो किसी चीज को, जो सेक्सुअल चीजें होती हैं, किसी काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, उसे कहते हैं लिबिडो। तो एग्जाम में आपका पूछ लिया जाए कि लिबिडो नामक जो टर्म था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो आपको बताना है वो लिबिडो नामक जो वर्ड था वो दिया है सिगमंड फ्रायड ने। ओके, इसके बाद एक आपको ये चीज इसमें याद रखनी है, सिगमंड फ्रायड से संबंधित दूसरे पे आपको याद रखना है कि मन के 3 प्रकार। आपको शुरू में बताया था मैंने, जब आपको पढ़ाया जा रहा था स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान के संप्रदाय, आपको मैंने उस लेक्चर में यह बताया था कि जो मन के 3 प्रकार होते हैं वो सिगमंड फ्रायड ने दिए थे, चेतन, अचेतन और अवचेतन। ठीक है, तो जो मन के 3 प्रकार हैं वो दिए हैं सिगमंड फ्रायड ने। हम सिगमंड फ्रायड से संबंधित थ्योरी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें देखना है सिगमंड फ्रायड से संबंधित सारी चीजें। तो सिगमंड फ्रायड ने लिबिडो नामक टर्म दिया। इसके बाद सिगमंड फ्रायड ने दिए थे मन के 3 प्रकार। मन के 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं चेतन, अचेतन और अवचेतन। चेतन में इन्होंने बताया कि जो हमारे दिमाग का जो 90% हिस्सा है, अर्थात जो चीजें हम सोचते हैं वो 90% चीजें अचेतन हैं, अर्थात वो हमारे दिमाग में छिपी हैं। और जो चेतन मन है, जिससे जो चीजें हम जानते हैं, चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं, नैतिकता की चीजें होती हैं जो बिल्कुल परफेक्ट हैं, ठीक है, पूरी तरह से सत्य है, ठीक है, वो है चेतन मन में स्थापित होती है। अर्थात केवल 10% हिस्सा हमारे मन का चेतन है और बकाया है हमारा अचेतन।
ठीक है, अर्थात चेतन मन, अर्थात हम सही चीजें 10% सोच पाते हो, 90% चीजें चेतन मन है सिर्फ आपका 10%, और जो अचेतन मन है वो है आपका चेतन मन है आपका 10%, उसके बाद जो अचेतन मन है वो है आपका 90%। ठीक है, ये बताया है आपके सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, इसके बाद हम जो आगे देखते हैं, मन के 3 प्रकार दिए इन्होंने। इसके बाद दिए इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार, अर्थात इन्होंने बताया जो पर्सनालिटी होती है व्यक्ति की वो होती है 3 प्रकार की। ठीक है, व्यक्तित्व के इन्होंने 3 प्रकार दिए, एक इदम, एक अहम, एक पराअहम। एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। जब एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो इद, एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इद, अहम और पराअहम है, ये व्यक्तित्व के प्रकार किस मनोवैज्ञानिक ने दिए हैं, आपको टिक लगाना है, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, तो व्यक्तित्व के 3 प्रकार दिए इन्होंने, इदम, अहम, पराअहम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इद, ईगो, इसे कहते हैं ईगो, इसे कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है, इद को कहा जाता है इदम, इदम को कहा जाता है इद, अहम को कहा जाता है ईगो, और परा अहम को कहा जाता है सुपर ईगो। तो इन्होंने यार क्या बताया कि व्यक्तित्व के 3 प्रकार इन्होंने किस तरह बताए। आइए हम एक बार इद, अहम और परा अहम क्या है एक बार इन्हें देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व के होते हैं 3 प्रकार, इदम, अहम, पराअहम। इदम होता है आपका सबसे, जहां पे आपकी आती है लिबिडो, जो लिबिडो पार्ट है वो पार्ट होता है इदम का। ठीक है, वो इदम का पार्ट होता है। यहाँ पे आप जो हेडिंग है आपकी इदम, अहम और पराअहम, इसमें हम ये चीजें देखते हैं। मतलब इदम की ये क्वालिटी होती है, अहम की ये क्वालिटी होती है, सुपर ईगो या पराअहम की क्वालिटी होती है। इदम में क्या होता है यार कि इदम होता है जो लिबिडो, आपको बताया था जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो होती है लिबिडो का पार्ट। ठीक है, जो इदम होता है वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, अर्थात उसे समाज में मान्यताएं प्राप्त नहीं होती है। इसमें यार देखो, सीधी से आपको देसी भाषा में बताऊं, इदम में क्या होता है कि इदम में जो भी आप चीजें सोचते हैं, चाहे वे सेक्सुअल अर्ज से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड। ठीक है, इदम में क्या होता है कि यहाँ पे व्यक्ति क्या करेगा, या आदमी की जो इच्छाएं होती हैं जब वो दब जाती हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, जैसे मेरी इच्छा हुई कि यार मुझे बाइक लेनी, ठीक है, अब मेरे पास यार रुपए नहीं है, मेरे पास रुपए नहीं है, मैं चोरी कर लूंगा, चोरी कर ली मैंने। ठीक है, मैंने बाद का नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा, मैंने तो सोचा भैया हाल का काम बने और बाद में जो होगा हो जाएगा। सीधी बात भैया, यहाँ पे आदमी समाज से कुट लेगा, मर जाएगा, कट जाएगा, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन भैया वो अपना काम करेगा। ठीक है, ये चीजें आपको कुटवा देंगी बाजार में। ठीक है, आप समझ सकते हैं, ये चीजें आपको कुटवा देंगी बाजार में, आपकी मार घलवा देंगी। ये चीजें आएंगी आपकी इदम में, अर्थात इसमें इदम में जो सारी बैड क्वालिटीज जो होती हैं वो सारी आती हैं इदम में, अर्थात जो हम नकारात्मक काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं, वो सारे आपके आएंगे इदम में। लिबिडो अर्थात इसी का पार्ट है, सेक्सुअल एनर्जी, सेक्सुअल से रिलेटेड जो चीजें हमारे अंदर बढ़ती हैं, फिर हम कोई भी गलत काम कर लेते हैं, वो सारी आएंगी आपकी इदम में। सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, अर्थात सामाजिक मान्यता इसे प्राप्त नहीं है, इस इदम को नहीं मानता है समाज। ठीक है, ये गलत है समाज के अकॉर्डिंग। इसके बाद पूर्णता अचेतन है, अचेतन अर्थात जो हमारे दिमाग में चीजें नहीं चलती हैं, अर्थात हम जो चीजें 90% जो हिस्सा है वो पूर्णता अचेतन है हमारे दिमाग का, चेतना में नहीं रहते हैं हम जब इदम में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद उदाहरण के लिए आपको मैं बताऊं, अच्छा एक एग्जाम्पल समझाता हूं आपको इदम का एग्जाम्पल। इदम में यार क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है आनंद मिले, व्यक्ति को आनंद चाहिए बस। ठीक है, उसके बाद उससे मतलब नहीं है कि भैया वो रुपया चोरी से आए, वो कहीं से भी आए रुपया, वो चाहे किसी का कत्ल करके आए, वो किसी का खून करके आए, वो सोचेगा जो हमारी आवश्यकता है, हमारी जरूरतें वो पूरी हों। ठीक है, उसे समाज से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, वो सारी इच्छाएं आएंगी इदम के अंतर्गत। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं, आपने रांझना मूवी देखी?
देखी होगी, नहीं देखी होगी तो एक पार्ट देख लीजिए उसके स्पेशल सीन। उसमें जो एक्टर है धनुष, उसमें यार क्या होता है कि जब मूवी स्टार्ट होती है तो जो एक्ट्रेस है उसको प्रपोज करने के चक्कर में, यार उसका रंग सांवला है, उसके बाद भी बंदा लड़की को करता है प्रपोज, ठीक है। उस प्रपोज करने के चक्कर में बंदा 12 से 13 थप्पड़ खा लेता है, ठीक है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार थप्पड़ खाते ही रहता है, ठीक है। वो सोचता है कि भैया हम कुट लेंगे, हम लड़की मार दें, हम खा लेंगे उसकी मार, लेकिन हम जो काम करने के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे, चाहे फिर वो सोशली एक्सेप्टेबल हो या सोशली एक्सेप्टेबल ना हो, समाज उसे माने गलत या माने सही, मेरा मन जो कह रहा मैं वो करूंगा, ठीक है। चाहे मैं कुटे हम, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मारा जाए। तो यहां पे आएंगी वो चीजें जो गलत है फिर भी आप कर रहे हो उन्हें, वो आएंगे आपकी इदम के अंतर्गत। ये है व्यक्तित्व का पहला प्रकार, इदम, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसको हम देखेंगे बाद में। इसके बाद देखिए अब तीसरा पॉइंट, सुपर ईगो, अर्थात जिसे कहते हैं पराहम। यहां पे क्या है कि यहां पे जो पूरा अचेतन मन था, अर्थात आप कोई भी चीजें कर रहे हैं, आपके दिमाग कुछ है नहीं, चाहे वो आपके चेतना में चीजें हो चाहे नहीं हो, आपका दिमाग अचेतन है, बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड है आपका, आप कुछ भी करते चले जा रहे हैं, आपको समाज की फिक्र नहीं है ना किसी की फिक्र है, आपको अपने मन में जो अच्छा लगा आप अपनी राय चल रहे, ठीक है। इसके बाद यहां भी क्या होगा, पराहम में होता है मन पूरी तरह से चेतन में, यहां पे होती है नैतिकताओं से रिलेटेड मूल्य, अर्थात सुपर ईगो को, जैसे मैंने आपको देखो एग्जाम्पल के थ्रू चीजें ज्यादा अच्छी समझ में आती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि जो व्यक्ति होगा कुछ भी कर लेगा, मर जाएगा, कट जाएगा, ठीक है, बंदा मार खा लेगा, लेकिन जो गलत चीजें हैं अगर उसके अंदर धारणाएं बन गई तो वो करके रहेगा, वो आती है इदम में। अब पराहम में जब व्यक्ति आ जाता है तो व्यक्ति जुड़ता है पूरा नैतिकता मूल्य से, बिल्कुल संत पुजारी टाइप, बिल्कुल सीधा, जो चीजें उसे सही लगेंगी वो सीधे काम करेगा। जो नैतिकता अर्थात जो कायदे कानून से रिलेटेड चीजें हैं, जो सोशली एक्सेप्टेबल हैं, जो चीजें जिन चीजों को समाज मानता है वो काम करेगा। जब वो पारा अहम की कंडीशन में आ जाएगा, अर्थात व्यक्ति का जब व्यक्ति सुपर ईगो में होगा तो वो चेतन मन होगा, उसके अंदर चीजें होंगी जो नैतिकता से संबंधित होगी, ठीक है। वो पूरे कायदे कानून वाले काम करेगा, नैतिक मूल्य जो मोरलिटी वाली चीजें हैं वो आएंगी। इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल का मतलब यह है कि बंदा समझेगा आपको हरिश्चंद्र, वो ये समझेगा चाहे मेरे गले पे फांसी लग जाए तो चाहे मेरी गर्दन कट जाए, मैं सच बोलूंगा, हरिश्चंद्र बनेगा वो, ठीक है। वो सत्यवादी बनेगा, वो युधिष्ठिर टाइप की रोल अदा करेगा, चाहे फिर उसके घर पे कितनी भी बड़ी विपदा आ जाए, लेकिन अगर जो बात सच है वो सच की बातें करेगा। तो यहां पे बंदा बनेगा हरिश्चंद्र, ठीक है। ये वो वाली कंडीशन होती है सुपर ईगो वाली, और यहां पे बंदा कर देगा अपनी खुशी के लिए दूसरों को भी बलि चढ़ा देगा, ठीक है, ये वो वाली कंडीशन है। और जो, ठीक है, तो यहां पे होता है आपका चेतन मन, यहां पे होता है आपका अचेतन मन। अब देखिए आप अहम, अर्थात अहम क्या है या ईगो क्या है, यहां पे आप नेगेटिव ना लीजिए ईगो को, यहां पे ईगो जो टर्म है या जो अहम है वो एक अच्छा टर्म है, अर्थात पॉजिटिव टर्म है, जो इदम और परा अहम के बीच संतुलन का काम करता है, ठीक है। अर्थात जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है ना, ट्रैफिक पुलिस वो क्या करती है, लोगों को साइड करती है, अर्थात जो बाएं साइड से आ रहे हैं उन लोगों को इस तरफ, इन लोगों को इस तरफ, ठीक है, वो रोड को खाली करती है जिससे वाहन आसानी से निकल सके रोड पर, ठीक है। ये काम करता है ट्रैफिक मैन का काम करता है अहम। अहम करता है किन दोनों के बीच में, ट्रैफिक मैन का काम इदम के बीच में और सुपर ईगो के बीच में, अर्थात इदम के बीच में और सुपर ईगो के बीच में जो काम करता है ट्रैफिक मैन का वो काम करता है अहम। अर्थात अहम जब व्यक्ति में आएगा, अर्थात ये वाला करेक्टर जब व्यक्ति में आएगा, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि जैसे यहां पे क्या था कि व्यक्ति सोचता था चाहे मार खा लें, ठीक है, जैसे वो धनुष एक्टर था, वो जो सोचता चाहे मार खा लें लेकिन हम करेंगे लड़की को करेंगे हम प्रपोज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आदमी इतना अच्छा बन गया कि वो सोचेगा चाहे हमारे परिवार को नुकसान पहुंच जाए, चाहे हमारे परिवार को कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर हमें कोर्ट में या कहीं पे जो बात सच बोलनी है वो हम बोलेंगे, हम युधिष्ठिर बनेंगे, हम बनेंगे नेता,
रोक ले कोई रोक सके तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर आएंगी नैतिकता से संबंधित चीजें, लेकिन जो अहम होगा, जो ईगो होगा, वो करेगा ट्रैफिक मैन का काम, अर्थात वो निकालेगा बीच का रास्ता। ठीक है, ये बीच का रास्ता निकालता है। बीच का रास्ता किन दो चीजों के बीच में निकालता है? वो निकालता है इदम के बीच में और सुपर ईगो के बीच में, अर्थात इदम और पराहम के बीच में जो बीच का रास्ता निकालता है अहम। अहम ये कहता है, जब अहम व्यक्ति के अंदर आता है तो वो यार ये कहता है कि इसका मतलब, अहम का मतलब ये, आप ये मान लीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये वो वाली कंडीशन है आपकी अहम की, अर्थात कि हमारा काम भी बन जाए और तुम्हारी बात भी बन जाए। अर्थात जो युधिष्ठिर टाइप के रोल तुम अदा कर रहे थे कि तुम सच भी बोल जाओ और मेरा काम भी बन जाए। ठीक है, ये वो वाली कंडीशन होती है कि यहाँ पे निकालेगा आदमी बीच का रास्ता, जब होगा उसमें अहम का गुण। पराहम का गुण जब व्यक्ति में आता है तो बिल्कुल सत्यवादी, बिल्कुल नैतिकता वाली बातें करता है, और जब इदम का उसमें गुण आता है तो उसमें आती है आनंद चाहिए बस उसको। ठीक है, उसे ये मतलब नहीं है कि उससे जो गलतियां हो रही हैं वो समाज के लिए हानिकारक, गॉड सॉरी, उसे इससे मतलब नहीं है कि जो समाज के लिए चीजें हैं वो गलत है या नहीं है, वो बस अपनी खुद की खुशी देखेगा। ठीक है, उसे खुद की खुशी से भैया रिलेटेड है, उसे खुद की खुशी से काम है, उसे नहीं है समाज से काम। ठीक है, तो ये है आपकी जो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में जो पहला पार्ट यहाँ पे दिया है सिगमंड फ्रायड ने, वो होता है आपका खत्म। ठीक है, इसके बाद आइए देखते हैं सिगमंड फ्रायड ने एक 5 अवस्थाएं भी दी हैं, उन 5 अवस्थाओं को हम देख लेते हैं। जो पहली अवस्था उन्होंने बताई है सिगमंड फ्रायड ने, मुखावस्था कहा है उससे, अर्थात मनोलैंगिक विकास की जो लैंगिक, अर्थात जो लिंग होता है ना आपका, जो सेक्सुअल अर्जेस होती हैं आपकी, सेक्स से रिलेटेड जो इच्छाएं होती हैं वो किस एज में कैसी कैसी डेवलप होती है, उन चीजों के बारे में उसके आधार पर इन्होंने मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं को 5 अवस्थाओं में बांटा है, और 5 अवस्थाओं को हम देखेंगे यहाँ पे। तो भैया यार इन्होंने क्या किया कि पहली अवस्था को बताया इन्होंने मुखावस्था अर्थात जन्म से लेके 1 वर्ष तक के बीच में जो होती है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या करता है कि बच्चा इसमें दूध पीता है, बच्चा फीडिंग अर्थात दूध पीना, बच्चा इसमें दूध पीना सीखेगा, जो दूध की बोतल होती है उसे चूसना सीखेगा। ये चीजें आती हैं बच्चे में मुखावस्था की उम्र में, जब वो होता है पहली अवस्था में। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी अवस्था बताई है इन्होंने, उससे बताया है गुदावस्था। ठीक है, इससे बताया इन्होंने गुदावस्था, अर्थात ये टाइम पीरियड होता है आपका 1 से लेके 3 वर्ष तक का, जब बच्चा होता है 1 से 3 वर्ष की आयु में। इसमें यार देखो गुदावस्था में बच्चा क्या सीखता है, बच्चा सीखता है टॉयलेट से रिलेटेड चीजें। ठीक है, टॉयलेट से रिलेटेड चीजें, अर्थात जिसको टॉयलेट जाना है वो चीजें सीखेगा, टॉयलेट खुद से जाना, खुद से काम करना, ऐसी चीजें बच्चा सीखेगा। अर्थात जो यूरिनेशन, जैसे टॉयलेट को इंग्लिश में कहा जाता है यूरिन, उससे बनता है यूरिनेशन वर्ड। तो जो टॉयलेट से रिलेटेड चीजें, ऐसी रिलेटेड जो चीजें सेक्सुअल अर्जिस बताया ना, सब चीजें सेक्सुअल अर्जिस से रिलेटेड है इनके सिद्धांत में। तो जो यूरिनेशन आता है, जो बच्चा टॉयलेट या पेशाब करना सीखेगा, वो सब सीखेगा गुदावस्था में, अर्थात 1 से 3 वर्ष की उम्र में। इसके बाद जो तीसरी अवस्था बताई है सिगमंड फ्रायड ने, उसे कहा जाता है लैंगिक अवस्था। इस अवस्था में भैया क्या होता है, लैंगिक अवस्था को उन्होंने 2 पार्ट में बांटा। उन्होंने बताया कि जब बालक लैंगिक अवस्था में होता है, अर्थात 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है, तो देखो जो ऑडिपस होता है, यहाँ पे लिखा ऑडिपस, यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रा। इंग्लिश में डायरेक्ट वर्ड आएंगे, हिंदी में आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम में भी। ये लिखा है आपका ऑडिपस, नीचे लिखा है इलेक्ट्रा। ऑडिपस वाला जो गुण डेवलप होता है या जो क्वालिटी डेवलप होती है वो होती है लड़कों में, अर्थात बॉय में। जो इलेक्ट्रा वाली कंडीशन होती है वो होती है गर्ल्स में, अर्थात लड़कियों में। ठीक है, देखिए यार ऑडिपस और इलेक्ट्रा में क्या होता है कि ऑडिपस एक ऐसी स्थिति होती है, एक बार की बात है, इसकी एक कहानी दी जाती है किताब में। यार
क्या होता है कि जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा में आपको मैं अंतर बता रहा हूं एक बार के लिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑडिपस और इलेक्ट्रा। देखिए ऑडिपस में क्या होता है कि यहाँ पे देखो बॉय से रिलेटेड है। ऑडिपस क्या होता है कि जो एक लड़का होता है, देखिए पहले कहानी सुन लीजिए आप। एक बार की बात है, कोई शहर था, तो एक लड़का था 3 से 6, कौन सी, हाँ 3 से 6 वर्ष के बीच में। तो जब उस बच्चे का अपनी माता के प्रति कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, आकर्षण ज़्यादा हो गया। आकर्षण भैया इतना तेज हो गया कि उस लड़के ने अपने पिता का कर दिया कत्ल। ठीक है, उसने अपने पिता का कर दिया कत्ल क्योंकि वो अपनी माता के प्रति ज़्यादा हो गया था अट्रैक्टिव। ठीक है, वो समझता था कि कोई दूसरा पुरुष मेरी माता से बात भी ना करे, इसकी वजह से उसने कर दिया अपने पिता का कत्ल। ठीक है, एक ये इस कंडीशन को कहा जाता है ऑडिपस। ठीक है, जो लड़कों में डेवलप होती है। इसके बाद एक लड़की ने अपने पिता का कर दिया, एक लड़की ने कर दिया अपनी माता का कत्ल क्योंकि वो हो गई थी अपने पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव। वो नहीं चाहती थी कि उसके पिता से कोई दूसरी फीमेल या लेडीज बात भी करे, इवन उसकी माँ भी। ठीक है, तो उस लड़की ने अपने पिता का कर दिया था कत्ल या खून कर दिया था। वो कंडीशन कहलाती है इलेक्ट्रा, जो लड़कियों में डेवलप होती है, और जो ऑडिपस की कंडीशन होती है वो होती है लड़कों में डेवलप। ठीक है, ऑडिपस और इलेक्ट्रा ये चीजें हैं, ये होती हैं लैंगिक अवस्था में डेवलप 3 से 6 की अवस्था में। अर्थात जब आप 3 से 6 की अवस्था, आप देखते हैं ना कि जब बच्चे 3 से 6 की अवस्था, 3 से 6 वर्ष की अवस्था में होता है, तो अगर जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, अगर उसके पापा उससे बात नहीं कर रहे हैं और उसकी मम्मी से बात कर रहा है कुछ देर के लिए, तो उसे ऐसा लगने लगेगा यार कि पापा मुझसे क्यों नहीं बोल रहे, मम्मी से क्यों बोलते चले जा रहे हैं। मैं उनसे कुछ पूछ रही तो वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे, कि मम्मी से इतनी देर से बात कर रहे हैं। तो जो उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, अब वो सोचेगा जो अपनी उसकी माँ है, मम्मी है, उससे वो देखेगा नकारात्मक तरीके से। ठीक है, यही कंडीशन थी कि जब इलेक्ट्रा की कंडीशन बनी तो लड़की अपने पिता की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड हुई। उसे लगा कि कोई दूसरी औरत उसके पिता से बात ना करे, उसने अपनी माता का किया कत्ल। ये कंडीशन कहलाई इलेक्ट्रा, जो लड़कियों में डेवलप होती है। और लड़के ने अपनी पिता का कत्ल कर दिया कि वो अपनी माता के प्रति ज्यादा अट्रैक्टिव हो, उससे जुड़ा रहे, कोई दूसरा पुरुष से बात ना करे। वो कंडीशन कहलाई ऑडिपस। ये चीजें डेवलप होती है आपकी लैंगिक अवस्था में। ठीक है, तो ऑडिपस क्या है। इसके बाद आप एक चीज यहां पे रखिए याद, जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ऑडिपस में क्या होता है, लड़के का अपनी मां के प्रति आकर्षण, और इलेक्ट्रा क्या होता है, लड़की का अपने पिता के प्रति जो आकर्षण होता है उसे कहते हैं भैया इलेक्ट्रा। ठीक है, तो लैंगिक अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा डेवलप होते हैं। और ऑडिपस होता है लड़की का अपनी मां के प्रति आकर्षण, और इलेक्ट्रा होता है लड़की का अपने पिता के प्रति आकर्षण। ठीक है, इसके बाद चौथी अवस्था जो बताई है सिगमंड फ्रायड ने, उससे कहा है सुषुप्त अवस्था, अर्थात जो होती है 6 से 12 के बीच में। आपको मैंने बताया था जब शुरू में लेक्चर पढ़ा रहा था, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास की अवस्थाएं। आपको मैंने बताया था कि विकास की जो 6 से 12 की अवस्था होती है उसे कहते हैं बाल्यावस्था। अब बच्चा आ गया बाल्यावस्था में, जिसे सिगमंड फ्रायड ने नाम दिया है सुषुप्त अवस्था, अर्थात 6 से 12 वर्ष की उम्र। इसमें क्या होता है, वो स्कूल एज होती है, अर्थात बच्चे स्कूल जाते हैं। तो जो सेक्सुअल अर्जेज होती है, जब वो अपने विद्यालय के बच्चों के साथ जाते हैं, प्रारंभिक विद्यालय प्रवेश करते हैं, जो सेक्सुअल अर्जेज होती हैं वो दब जाती हैं। दब कैसे जाती हैं, अब बच्चों को शर्म आने लगेगी, बच्चे स्कूल में जाएंगे, बच्चे पैंट की जो जेब है कायदे से बंद करना सीखेंगे। ये छोटी छोटी आदतें हैं जो बच्चे सीखने लगेंगे, बच्चों को शर्म आएंगे, बच्चे कोई गलत काम नहीं करेंगे सेक्सुअल अर्जेस से रिलेटेड।
ठीक है, वो चीजें आएंगी आएंगी सुषुप्ता अवस्था में, स्कूल एज में जब बच्चा होता है यहाँ पे। इसके बाद अब आइए 5वीं स्टेज जो होती है 12 से 18 वर्ष के बीच में, जो वयस्क बनता है व्यक्ति। अब जो बच्चा है वो वयस्क बनने लगा है, अर्थात जो 12 से 18 साल का पीरियड है उसे कहते हैं सुषुप्ता, उसे कहते हैं उस वयस्कता वाली अवस्था आ गई, अर्थात किशोरावस्था आ गई है, एडोलेसेंस आ गई। अब जो सेक्सुअल अर्जेस भैया जो हुई थी, इस साइन का मतलब होता है कम होना, इस साइन का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, जो ऊपर का है मतलब बढ़ना, यहाँ पे सेक्सुअल अर्जेस हुई कम है, अर्थात नीचे का साइन लगा है, यहाँ पे सेक्सुअल अर्जेस बढ़ेंगे जब बच्चा होगा 12 से 18 के बीच में। सेक्सुअल अर्जेस अब बच्चे के अंदर बढ़ेंगी। सेक्सुअल अर्जेस जो सेक्स रिलेटेड चीजें होती हैं, चाहे वो लड़का हो और हो लड़की। अब बच्चे दूसरा सेक्स है उसके प्रति अट्रैक्टिव होंगे, अर्थात लड़का होगा, अर्थात जो बॉयज होंगे वो गर्ल्स के प्रति अट्रैक्टिव होंगे, और जो गर्ल्स होंगे वो बॉयज के प्रति अट्रैक्टिव होगी। ठीक है, तो जो सेक्सुअल अर्जेस हैं, जो व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल अर्जेस है वो एकदम से डेवलप होंगी, अब उनमें तीव्रता आएगी। ठीक है, वो सेक्सुअल अर्जेस डेवलप होंगी आपकी 12 से लेकर 18 वर्ष की उम्र में। इससे मनोलैंगिक विकास की इस अवस्था को 5वीं अवस्था कहा है सिगमंड फ्रायड ने। ठीक है, जो सेक्सुअल अर्जेस जो एकदम से डेवलप होने लगेंगे, धीरे धीरे सारे परिवर्तन चेंज आएंगे, एक परिवर्तन का मोड़ कहलाएगा। जो जीवन में जितने अनुभव होते हैं, जितनी गलतियां, जितने अच्छे काम जो भी होता है, आप यहां से एक नए पुरुष का निर्माण होगा। अगर वो आगे उससे अच्छा बनना है, जो भी बनना है वो बनता है इस एज में। ठीक है, गॉड, इसके बाद आपका ये होता है खत्म। इसके बाद आपको एक चीज जो बेहद जरूरी है, जब आपको पढ़ाया जा रहा था आपका पहला लेक्चर, अर्थात स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसमें मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है, अर्थात साइको एनालिसिस का सिद्धांत, वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। तो यहां पे आप एक चीज नोट करके और लिख लेना कि जो मनोविश्लेषणवाद अर्थात साइको एनालिसिस मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत जो है वो इसी को कहा जाता है भैया। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत जो है उसे कहा जाता है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत भी। ये याद कर लेना बड़ी अच्छी तरह से लान। ठीक है, मनोलैंगिक कह दो आप, चाहे कह दो मनोविश्लेषण, बात है एक ही। एग्जाम में बेहद बार पूछा जा चुका है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद का जो सिद्धांत है वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो दिया था सिगमंड फ्रायड ने। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन तो मैं आपको करवाऊंगा ही इस चैप्टर के, फिर भी आप देख लीजिए जो इतनी लिखा है इस पे आपको इसमें किस तरह से याद करना है। आपको नहीं करना है इसमें पूरा याद, ये नहीं कि जितना मैंने लिख दिया बोर्ड पे, वो चीजें आपको समझाने के लिए थी, क्योंकि आप लेक्चर देख रहे थे पहली बार और सिगमंड फ्रायड से आप जुड़ रहे थे पहली बार। देखिए जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत था या मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था। आपको टिक लगाना है सिगमंड फ्रायड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जाएगा कि लिबिडो नामक जो टर्म था वो किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, या जो सेक्सुअल अर्जेज होती है उसके बारे में बात किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। आपको लगाना है टिक सिगमंड फ्रायड पे। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा व्यक्तित्व के 3 प्रकार, अर्थात इदम, अहम और पराहम के बारे में बात किस मनोवैज्ञानिक ने की थी। आपको टिक लगाना है ऑप्शन में सिगमंड फ्रायड। ठीक है, ये चीजें आपकी कुछ नहीं आएंगी, ये चीजें थी आपको समझाने के लिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन में एग्जाम में 4th नंबर का टाइप का क्वेश्चन आ सकता आएगा कि ऑडिपस क्या होता है। आपको लगाना है उसमें ऑडिपस होता है लड़के का अपनी मां के प्रति। गलती से भी ऑडिपस को ये मत कह देना कि ऑडिपस का मतलब होता है लड़की का अपने माता पिता के प्रति।
आपको ऑडिपस का मतलब याद रखना है कि ऑडिपस होता है लड़की का अपनी माँ के प्रति आकर्षण या अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रा होता है लड़की का अपने पिता के प्रति अट्रैक्शन। चौथा क्वेश्चन ऑडिपस और इलेक्ट्रा से संबंधित पूछा जाता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाएगा या पूछा जा सकता है कि जो ऑडिपस और इलेक्ट्रा होते हैं वो बच्चे में किस अवस्था में डेवलप होते हैं। सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि मुखावस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा डेवलप होते हैं, अर्थात ऑडिपस और इलेक्ट्रा का विकास किस अवस्था में होता है, सुषुप्तावस्था में, लैंगिक अवस्था में, गुदावस्था में या मुखावस्था में। तो आपको टिक करना है उसमें लैंगिक अवस्था में। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद पूछा जा सकता है 6 नंबर पे कि सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं। उन्होंने दी हैं 5 अवस्थाएं। आपको ना तो करनी है इनका टाइम पीरियड याद कि जन्म से लेके 1 वर्ष तक मुखावस्था होती है, 1 से 3 वर्ष तक ये होती है। आपको कुछ नहीं करना है, ना ही करना है आपको ये चीज याद। जो 5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन किस टाइप के चैप्टर से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बताए हैं, और ये चीजें हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। इसके साथ ही होता है आपका खत्म ये चैप्टर, ये थ्योरी चैप्टर चलेगा लंबा, ये लेगा मेरी जान। ठीक है, तो ये हुई आपकी दूसरी थ्योरी खत्म। इसके बाद हम देखेंगे साइकोलॉजी की जान, सबसे इंपॉर्टेंट अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय पियाजे, अर्थात पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बेहद इंपॉर्टेंट, कोई टीचर एग्जाम भैया आज तक रेयर चांस में होते हैं इनसे पियाजे संबंधित क्वेश्चन ना पूछे जाए। पियाजे आपको धोखा ना देंगे, कोई भी देगा आपको धोखा, मैं भी नहीं दूंगा यार, कभी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तो पियाजे का सिद्धांत पढ़ेंगे। इसके बाद हम, हाँ ऐसे हो गया, खत्म करते हैं लेक्चर। ओके बाय, थैंक यू।